क्या राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को डेडलाइन के भीतर काम करने का आदेश दे सकता है? ये सवाल पिछले एक महीने से तैर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद की बहस चल रही है और इस बहस में अब एंट्री हुई है देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति की। देश के 52वें चीफ जस्टिस को शपथ दिलाए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों की एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दी। पिछले एक हफ्ते से युद्ध के तनाव से गुजर रहा देश अब सामान्य होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर होने शुरू हो गए हैं। सभा स्थल पर जाते राहुल गांधी को रोके जाने के वीडियो भी आने लगे हैं। आज दिन भर जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे विस्तार से खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। पहली खबर में बात जम्मू कश्मीर में हुए एनकाउंटर की। अवंतीपोरा के त्राल में आज सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। 48 घंटों में ये दूसरा एनकाउंटर है और 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने शोपियां में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक त्राल में मारे गए आतंकियों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। ये आतंकी एक सेफ हाउस में छुपे हुए थे। सटीक सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर कार्रवाई शुरू की। ड्रोन के जरिए आतंकियों की मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही थी। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस भी वायरल हैं जिसमें मारे जाने से पहले आतंकी फायर करते और छिपते नजर आ रहे हैं। एक वायरल वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि मारे गए एक आतंकी ने अपने परिजनों को वीडियो कॉल तक किया था, जिसमें उसके परिवार के लोग उसे सरेंडर करने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब चलते हैं अगली खबर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक की और सेना के जवानों से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आपके हौसलों ने दुश्मन देश को पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताया और कहा कि जहां पाकिस्तान खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। तो उसकी बात ये क्या करूं आपसे, वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो हाल किया वो कभी भूल नहीं पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आज लगातार दूसरे दिन विजय शाह को झटका लगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय सिंह पर बीते दिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। आज हाईकोर्ट ने FIR की भाषा को लेकर आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि FIR में कुछ नहीं है, इसे इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है जो रद्द हो जाए। हाईकोर्ट ने FIR में सुधार करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक इसमें संज्ञेय अपराध होना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने के लिए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। डांट उलट और खा गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही मंत्री विजय शाह की भाषा पर भी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट कल यानी 16 मई को भी इस मामले की सुनवाई करेगा।
इतना सब हो जाने के बाद भी अब तक विजय शाह मंत्री पद पर विराजमान हैं। ना ही उनसे इस्तीफा मांगा गया है, ना ही हटाने की कोई कार्रवाई शुरू हुई है। तीसरी खबर के लिए चलते हैं बिहार। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। पहले कन्हैया कुमार की पलायन रोको यात्रा और अब राहुल गांधी ने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। फोकस साफ है, पिछड़े और दलित युवा। दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में राहुल गांधी का आज प्रोग्राम था, लेकिन बीच में आ गई नीतीश कुमार सरकार। कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। फिर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक खूब हल्ला कटा। रोक सको तो रोक लो वाले रील बने। काफिला रोका गया तो राहुल गांधी पैदल ही चल दिए। एयरपोर्ट से लेकर हॉस्टल तक के खूब वीडियो वायरल हुए, जिसमें पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी सभा स्थल पर पहुंचे और युवाओं को संबोधित किया। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हम वहाँ नहीं जा रहे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। राहुल ने बिहार की डबल इंजन एनडीए सरकार को धोखेबाज बताया। कहा कि अंबेडकर हॉस्टल में दलित पिछड़े छात्रों से मिलने से रोका जा रहा है। सरकार किस बात से डर रही है? मंडल पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला कहे जाने वाले बिहार में राहुल गांधी एक बार फिर बताने से नहीं चूके कि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को चैलेंज करके कहा था कि यही सरकार जाति जनगणना कराएगी, और करा रही है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर दी। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। आरक्षण, संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर राहुल गांधी के इस आक्रामक अभियान को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। निशाने पर भले ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार हो, लेकिन चुनौती उनके अपने सहयोगी दल राजद के लिए भी है, क्योंकि जिस वोट बैंक के लिए राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें हिस्सेदारी राजद की भी है। जिस जाति जनगणना का क्रेडिट लेने का मौका राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहते, उस पर राजद अपना पहला हक बताती है। उस दौर से जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब से राजद जाति जनगणना की मांग कर रही है। राजनीति है, कल क्या होगा किसे पता, लेकिन जो भी होगा आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो विधि या तथ्य के किसी व्यापक महत्व वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों की लिस्ट भेजी है और ये 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछा है कि जब संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिल पास करने की डेडलाइन दे सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों की लिस्ट भेजी है और इन पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगी है। ये सवाल न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही लड़ाई को एक नए मुकाम तक ले जाते हैं। इन सवालों पर आए उससे पहले आपको इस बहस का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। मसले की शुरुआत 8 अप्रैल 2025 को हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पास विधेयक को लेकर फैसला सुनाया था। मामला यह था कि तमिलनाडु की विधानसभा से पास 10 बिल राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़े थे। विधानसभा से तो इन पर मुहर लग गई थी, लेकिन राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिल रही थी। राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वो बिल को मंजूरी दे दे, बिल को मंजूरी दिए बिना वापस कर दे या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे। राष्ट्रपति के भी पास इसी तरह से 3 विकल्प होते हैं, पास कर दे, वापस कर दे या फिर रोक ले। और इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है कि कितने समय तक राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने पास किसी बिल को रोक कर रख सकते हैं। अक्सर राज्य सरकारों द्वारा पारित बिलों को कानून बनने से रोकने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास बड़े विधेयक धूल फांकते रहते हैं। इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है बिल को पास होने से रोकने के लिए अपने पास रोके रखना, यानी ठंडे बस्ते में डाल देना। अब यहां राज्य सरकारों के पास समस्या ये होती है कि अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो विधेयक भी समाप्त हो जाते हैं, जो कि हर 5 साल में तो होता ही है, जल्दी भी हो सकता है। इसके बाद जो नई सरकार बनेगी उसे बिल फिर से पास करना होगा, अगर वो चाहती है तो। अगर दूसरे दल की सरकार बन गई और वो नहीं चाहती तो राम नाम सत्य। भूल जाइए कोई विधेयक बना था, विधानसभा ने पास किया था। इसी तरह से 10 बिल ऐसे थे जो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने पास किए थे, लेकिन वो राजभवन में धूल फांक रहे थे। जब इस पर सवाल उठा तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। लंबे समय से अटके बिलों को पास कराने के लिए तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 8 अप्रैल को इसी मामले में 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की एक समय सीमा तय कर दी, राज्यपाल के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति के लिए भी। कहा कि राज्यपाल द्वारा विचार के लिए विधेयक प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को निर्णय लेना होगा। इससे ज्यादा समय लगता है तो फिर उसके पीछे का उचित कारण बताना होगा और संबंधित राज्य को सूचना देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को लटकाकर रखने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की आलोचना की और उनकी कार्रवाई को अवैध बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी सवाल उठे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की सार्वजनिक आलोचना की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकता है, कोई समय सीमा कैसे तय कर सकता है कि इतने समय में करना ही होगा, जबकि संविधान में इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यहां उपराष्ट्रपति की बात सही थी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के निर्णय को लेकर कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। अनुच्छेद 200 और 201 में ही राज्यपाल द्वारा बिल पर विचार करने या उसे राष्ट्रपति के पास भेजने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के अलावा भी सत्ताधारी दल से जुड़े कई सारे नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार या कहें न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की जो अंतहीन लड़ाई चली आ रही थी, उसका एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में 14 सवालों पर सलाह मांगकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे एक नया मोड़ दे दिया है। तो क्या पूछा है राष्ट्रपति ने? सवाल नंबर 1, राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं? सवाल नंबर 2, विधेयक आने के बाद क्या राज्यपाल अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करते समय मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह से बाध्य हैं? सवाल नंबर 3, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? सवाल नंबर 4, क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? सवाल नंबर 5,
क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को जो शक्तियां मिली हैं उनका उपयोग वे किस तरीके से करें और कितने समय के भीतर करें? सवाल नंबर 6, अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सवाल नंबर 7, क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को विवेकाधिकार के प्रयोग का जो अधिकार मिला है उसे वो किस तरीके से करे और कितने समय के भीतर करे? सवाल नंबर 8, क्या राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? सवाल नंबर 9, क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं? क्या किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी सामग्री पर कोर्ट निर्णय दे सकता है? सवाल नंबर 10, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून बिना राज्यपाल की मंजूरी के प्रभावी माना जा सकता है? सवाल नंबर 11, क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति के फैसलों को बदल सकता है? सवाल नंबर 12, क्या अनुच्छेद 145(3) के तहत यह अनिवार्य नहीं है कि किसी भी ऐसे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या हो रही हो कम से कम 5 जजों की बेंच सुनवाई करे? सवाल नंबर 13, क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश दे सकता है या आदेश पारित कर सकता है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा प्रावधानों के विपरीत या असंगत हो? सवाल नंबर 14, आखिरी सवाल था, क्या संविधान अनुच्छेद 131 के तहत दायर मामले के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है? ये रहे 14 सवाल जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। इनका निचोड़ समझें तो एक लाइन में ये कह सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह आदेश दे सकता है कि वो अपने अधिकारों का उपयोग किस तरह और कितनी समय सीमा के भीतर करें। यहां जिन अधिकारों की बात हो रही है वो अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयक पास करने, रोकने या वापस करने के अधिकार से जुड़ी हैं और संविधान में इनके प्रयोग के तरीके या समय सीमा को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। एक बात और, आपने बार बार अनुच्छेद 142 का जिक्र सुना। अब ये आर्टिकल 142 क्या है? दरअसल संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए असाधारण शक्तियां देता है। अनुच्छेद 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट अपनी आधिकारिकता का इस्तेमाल करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। यानी सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी मामले में लगता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए ऐसा प्रावधान करना चाहिए तो वो कर सकता है। कंप्लीट जस्टिस की कोई तय परिभाषा या सीमा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने कई फैसलों में इसके दायरे तय किए हैं, फिर भी समय समय पर इस पर सवाल उठते रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 की आलोचना करते हुए इसे न्यूक्लियर मिसाइल तक बता दिया था। अब राष्ट्रपति ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। इन सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक पीठ बनानी होगी। संविधान पीठ 5 जजों की बेंच होती है जो संविधान से जुड़े मामलों की व्याख्या करती है। एक सवाल राष्ट्रपति ने इसे लेकर भी पूछा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जवाब आता है। आएगा तो हम आप तक भी पहुंचाएंगे। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। यह खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने, जिसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अभिषेक कुमार ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।